रघुवंश में राजा रघु के कितनी पीढ़ी बाद भगवान राम आए थे? आज़ादी के बाद भारत के विकास में जवाहरलाल नेहरू के क्या क्या योगदान है? एक कोर्ट है आईसीजे और एक है आईसीसी। इन दोनों की भूमिकाओं या कार्यों में क्या मेन अंतर है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना, इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं और इसकी क्या क्या संभावनाएं आप देख पाते हैं आगे? ये बताइए कि सेक्शन 420 आईपीसी का क्या है? एक शब्द होता है कॉमन लॉ, एक होता है पॉजिटिव लॉ, एक होता है नेचुरल लॉ। इन तीनों में क्या अंतर है? जी आइए, बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप हैं शुभम यस रघुवंशी। तो शुभम, पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, फिर हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, मेरा नाम शुभम रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मोरखा ग्राम का निवासी हूँ। बैतूल से हैं? Yes. ठीक है सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन BLLB ऑनर्स से कंप्लीट किया है। और सर, मेरी हॉबीज़ है रिवर स्विमिंग और प्लेइंग माउथ ऑर्गन। BLLB करते हुए आपके पास जो BA वाला पार्ट है उसमें क्या विषय थे? सर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। हिंदी क्या भाषा या हिंदी साहित्य? सर, हिंदी भाषा के रूप में थी, क्योंकि लीगल लैंग्वेज एक हमें लीगल लैंग्वेज तो वो LLB वाला पार्ट हुआ ना। जो BA वाला पार्ट था उसमें हिंदी थी या उसमें नहीं थी? सर, हिंदी थी, उसमें भाषा और व्याकरण के रूप में थी। भाषा व्याकरण के रूप में थी, ठीक है। फिर आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? सर, 5th अटेम्प्ट। 5वां अटेम्प्ट है। इतना समय क्यों लगा आपको? और इंटरव्यू कितनी बार दिया? सर, ये मेरा UPSC में पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर, हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य। आपने लॉ क्यों नहीं रखा ऑप्शन अपना? सर, प्रारंभ में मैंने लॉ एज ऑप्शनल चूज़ किया था, परंतु मुझे लगा कि मैं लॉ के साथ उतना न्याय नहीं कर पा रहा हूँ और UPSC के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फिर ऑप्शनल, क्योंकि मुझे एक वैकल्पिक ऑप्शनल की आवश्यकता थी। और हिंदी मैंने BLLB में पढ़ाई था थोड़ा सा, और मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हूँ, तो इसलिए फिर मैंने हिंदी साहित्य चुना। आप लॉ के साथ न्याय नहीं कर पा रहे 5 साल पढ़ने के बाद भी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। चलिए कोई बात नहीं। आपकी हॉबी क्या बताइए आपने? सर, रिवर स्विमिंग और प्लेइंग माउथ ऑर्गन। रिवर स्विमिंग एंड प्लेइंग माउथ ऑर्गन। मुझे ये बताएं कि एक शब्द होता है कॉमन लॉ, एक होता है पॉजिटिव लॉ, एक होता है नेचुरल लॉ। इन तीनों में क्या अंतर है और ये तीनों डॉक्ट्रिन्स किन किन देशों में ज़्यादा अप्लाई होती हैं? सर, पॉजिटिव लॉ जो है वो वह लॉ होता है जो किसी सरकार, राज्य की विधायिका द्वारा लाया जाता है। ठीक है। और सर, नेचुरल लॉ जो है सर, इसको जो लॉ नेचुरल लॉ को सर इस रूप में दिखाया जाता है कि इसमें जो इक्वलिटी ऑफ लॉ जो है, जो नेचुरल लॉ के कुछ सिद्धांत है, जैसे स्वयं आप अपने केस में जज नहीं हो सकते और हर व्यक्ति को सुनने का अवसर दिया जाए, तो सर ये नेचुरल लॉ के इसमें आता है। ये नेचुरल लॉ है या नेचुरल जस्टिस है? ये सर नेचुरल जस्टिस। इन दोनों में क्या अंतर है? सर, नेचुरल लॉ को मैं सर जितने भी जो नेचर के लॉ है उसके अंतर्गत रख सकता हूँ। जैसे अगर सांस लेना आपका अधिकार है तो ये एक नेचुरल लॉ के अंतर्गत आता है। ये नेचुरल राइट है या नेचुरल लॉ है? सर, मैं इस विषय में अभी थोड़ा अब जॉन लॉक को शायद याद कर रहे होंगे। तो कॉमन लॉ क्या होता है? सर, कॉमन लॉ के विषय में मैं अभी सर थोड़ा मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इस विषय को, क्योंकि इंग्लैंड का पूरा सिस्टम कॉमन लॉ पे चलता है, ऐसा कहा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस में आपने किन थिंकर्स को ठीक से पढ़ा जिन पर आप बात करना चाहेंगे? सर, जूरिस्प्रूडेंस सर मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ा था, तो कुछ थिंकर जैसे जॉन लॉक है, रूसो है, हाँ। इनका सर मैंने पढ़ा था। ऑस्टिन को पढ़ा आपने उसमें? यस सर, ऑस्टिन को भी पढ़ा था। चाणक्य को? सर, इन जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस था उसमें चाणक्य, इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में सर चाणक्य का भी मेंशन आता है सर। और मनुस्मृति का जिक्र आया कभी उसमें? यस सर, एकदम शॉर्ट फॉर्म में मनुस्मृति का भी विस्तार बनी है। यस। तो शुभम, मुझे ये बताएं कि शुभम शब्द का क्या मतलब है? सर, शुभम शब्द को इति शुभम कहा जाता है। इसमें यह अर्थ है कि हर कार्य शुभ हो, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। नहीं, शुभ का मतलब क्या होता है? सर, शुभ का मतलब जो सकारात्मक हो, इस रूप में सर इसको देख सकते हैं। जो अच्छा हो? यस सर, जो अच्छा हो। हमारी कल्चर में एक शब्द चलता है शुभ लाभ। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि जो लाभ कमाने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, वो समाज का नुकसान करते हैं, गरीबों का पैसा छीन लेते हैं। तो हमारी कल्चर जब शुभ लाभ शब्द को गढ़ती है तो उसके पीछे हमारा सांस्कृतिक मनोविज्ञान किस प्रकार का काम करता है? सर, जो शुभ लाभ शब्द है ये सर गणेश जी के 2 पुत्रों का नाम है। तो सर इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जैसे अगर किसी घर का नवनिर्माण हुआ है तो उसमें प्रवेश करते समय घर के समक्ष शुभ और लाभ लिखा जाता है। इसी प्रकार किसी कंपनी के समक्ष लिखा जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो कार्य किया जा रहा है वो सकारात्मक हो, और दूसरा सर इसमें ये हो कि उस कार्य में जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, लाभ का उद्देश्य हर कार्य में होता है,
तो लाभ की प्राप्ति हो अल्टीमेटली। क्या आप मानते हैं कि हर व्यक्ति हर काम अपने लाभ के लिए करता है या अपने स्वार्थ के लिए करता है? सर मैं इसे स्वार्थ के लिए, मतलब जो कुछ परमात्मा लोग होते, मतलब महात्मा लोग होते हैं, उनके विषय में कह सकता हूँ कि उनका स्वार्थ होता है, परंतु वो उच्च कोटि का स्वार्थ होता है। जैसे सर एक उनका जो मॉरलिटी होती है उस विषय में सोचते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी को इस श्रेणी में रख सकते हैं, उनका भी स्वार्थ था, पर वो स्वार्थ उच्च कोटि का स्वार्थ था। जबकि सर जो सामान्य मानव है वो अधिकांश कार्यों को अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जिसमें लाभ हो, संपत्ति हो, अपने परिवार की उन्नति हो, इसको ध्यान में रखते हैं। आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 5 उद्देश्य क्या हैं? जैसे किसी का लाभ है, किसी का संपत्ति है, आपके लिए क्या चीज़ें मायने रखती हैं? सर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं जैसा एक अच्छे और सकारात्मक जीवन जीऊँ। दूसरा सर, मैं अपने जीवन में जितने अधिक से अधिक लोग हैं उनकी जो सहायता कर सकता हूँ जिस भी रूप में, वो कर सकूँ। तीसरा सर, मैं अपना जो परिवार है उसका सर सही पालन पोषण कर सकूँ, जो मेरे माता पिता की मुझसे उम्मीदें हैं उसे पूरा कर सकूँ। चौथा सर, कि मैं किसी के साथ कुछ बुरा ना करूँ। पूरी कोशिश हो मेरी कि जो भी इस कंट्री के लॉ है या जो हमारे समाज के नैतिक नियम है उनका मैं पालन करूँ। और 5वें नंबर पर सर ये है कि मैं कुछ अपनी जो इच्छाएं हैं, हॉबीज़ है, उनको सर पूरा कर सकूँ। और आपकी पहली प्रेफरेंस है IPS? यस। और चौथे क्रम में आपने कहा कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूँ जो समाज के खिलाफ हो। आप IPS बन के पहुँच गए राजस्थान और रखा तीज का दिन है। यस। कानून के रक्षक के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि बाल विवाह न हो, और समाज की रीति है कि बाल विवाह होगा। उस दिन कैसे मैनेज करेंगे आप? सर चूँकि जो सामाजिक परंपराएं वर्तमान कानून के खिलाफ है, उनके लिए जो कानूनी प्रावधान है उसके लिए मैं उनका पालन ही सुनिश्चित करूँगा। क्योंकि एज IPS ऑफिसर ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी मुझे सरकार की तरफ से या कानून की तरफ से जो ड्यूटी दी गई है मैं उसका पालन करूँ। सर मैं इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा कि किसी भी प्रकार से बाल विवाह, क्योंकि ये हमारी जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी है, जो बच्चे हैं उनके खिलाफ है, तो सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस दिवस पर सामाजिक सहयोग के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से, और जहाँ आवश्यक पड़े वहाँ कानून के प्रावधान को लागू करके और मैं इसको रोकने का प्रयास करूँगा। रघुवंश में राजा रघु के कितनी पीढ़ी बाद भगवान राम आए थे? सर राजा रघु के पुत्र ययाति थे, उनके पुत्र अज थे, और उनके पुत्र दशरथ, और उनके पुत्र राम। तो सर ययाति को लेकर कौन सी बहुत प्रसिद्ध कथा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है? सर मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। तो आप बैतूल जिले से हैं। आज़ादी के बाद बैतूल की स्थिति किस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में बदली? सर आज़ादी के समय सर बैतूल जो था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। बाद में सर जब 1956 में पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन, सर ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। और जब द्वितीय पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का 2000 में, तो सर ये पुनः मध्य प्रदेश में ही रहा। जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसका पार्ट नहीं बना। ठीक है। सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, ये जो प्रोविंस था ये कब बना था? सर मैं एग्जैक्ट सर ईयर याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आपने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शुभ और लाभ 2 गणेश जी के पुत्र हैं। रिद्धि और सिद्धि कौन है? सर रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की 2 पत्नियां। अच्छा, तो ये दोनों जो लड़के हैं शुभ और लाभ, किसके बच्चे हैं, किस औरत के? सर ये रिद्धि और सिद्धि के ही पुत्र है, और सर मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा। रिद्धि के या सिद्धि के? सर मैं एग्जैक्टली सर उसमें कंफ्यूजन है। चलिए ठीक है। ये बताएं कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू को किस पद के लिए शपथ दिलाया गया था? सर मैं एग्जैक्टली उनका पोर्टफोलियो याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बताया था। वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए उनको शपथ दिलाया गया था, तो प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? सर मैं इसमें गैस कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। ठीक है। ये बताएं कि आज़ादी के बाद भारत के विकास में जवाहरलाल नेहरू के क्या क्या योगदान है? कम से कम 3 योगदान बताएं। सर सबसे प्रमुख योगदान मुझे लगता है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उन्हें बिल्डअप करना और उन्हें मजबूत बनाना। दूसरा सर, उन्होंने जो रिसर्च और डेवलपमेंट और एजुकेशन को प्रायोरिटी पर रखा, उसी समय IIT और IIM की स्थापना हुई थी। और तीसरा सर, उन्होंने जो डेवलपमेंटल इकोनॉमी है उसको सरकार के मुख्य मॉडल के रूप में सामने रखा, इसलिए बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया। और उन्होंने कहा भी था कि जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। इस रूप में मुझे लगता है कि ये 3 प्रमुख योगदान। विदेश नीति में उनकी क्या भूमिका थी? सर विदेश नीति में सर उनकी सबसे प्रमुख भूमिका थी कि भारत को गुटनिरपेक्ष रखा जाए, जिससे वो जो उस समय जो 2 ब्लॉक बने हुए थे, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा USSR के नेतृत्व में, तो भारत किसी भी ब्लॉक में ना फंसे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सके। आज हम अमेरिकी ब्लॉक के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। अगर हम जापान और दक्षिण कोरिया की तरह शुरू से ही अमेरिका के करीब रहे होते तो क्या भारत की विकास गाथा कुछ अलग होती? सर ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। अगर
मतलब भारत ने चूँकि उस समय स्वतंत्र विदेश नीति का चयन किया था, तो उसके बहुत सारे लाभ भारत को मिले। उसमें भारत यूएसए से जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी ले सका, और साथ में यूएसएसआर से कुछ जो सपोर्ट था वो भी मिला। अगर यूएसए के पक्ष में होता तो इसके कुछ लाभ होते, परंतु मुझे लगता है कुछ नुकसान भी होते। क्या क्या नुकसान होते? सर एक तो सर भारत शीत युद्ध में उलझ कर रह जाता, तो इसमें यूएस ने उस समय बहुत सारे फ्रंट खोल के रखे थे, तो उसमें शायद भारत इन्वॉल्व हो सकता था। दूसरा सर, हमें जो यूएसआर की तरफ से जो डिफेंस की सप्लाई हुई है या फिर जो तकनीकी हस्तांतरण हुआ है, उसमें सर मुझे लगता है कमी होती। ये सर कुछ क्या हमें आसानी से कश्मीर हासिल हो गया होता? सर ये विषय भी बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ही पेचीदा विषय है, और चूंकि यूएन में था तो यूएन में यदि हमें यूएसए सपोर्ट करता तो फिर शायद उस समय यूएसआर उसका विरोध करता। तो सर मुझे लगता है कि कश्मीर का जो कश्मीर जो नीति रही भारत सरकार की वो थोड़ी। क्या चीन के स्थान पे भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई होती शायद? सर ये भी एक बहुत सारे जो मतलब राजनीतिज्ञ है उनका ये अनुमान है कि शायद यूएसए के पक्ष में होता तो ये मिल गया होता, परंतु सर ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब इसमें फिर ये हो सकता था कि यूएसएसआर ऐसा ना होने देता। सर इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। यदि हम यूएसए के पक्ष में होते तो हमें। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है शुभम। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो ताज़ा आया है उसमें ये बताया गया है कि 2015 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हिस्सा था वो 15.6% था, लेकिन 2022 में वो घटकर 14% से नीचे आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा जीडीपी में इतनी तेज़ी से 2% से भी ज़्यादा क्यों गिरा? सर इसके जो प्रमुख कारण मैं सोच पा रहा हूँ इसमें सर पहला कारण तो सर कोविड-19 की जो महामारी थी, इससे सर सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब हुई, इससे एक नुकसान हुआ। दूसरा सर जो चाइना +1 की नीति थी उसमें जो वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी जो देश थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हुई चाइना से कंपनियाँ। भारत उतनी मात्रा में अट्रैक्ट करने में सफल नहीं हो पाया, जबकि इसी समय कोविड-19 के समय जो सर्विस सेक्टर है हमारा वो तेज़ी से ग्रो अप हुआ है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, उसकी भी इकोनॉमी में भागीदारी 17% से बढ़कर लगभग 20% अभी हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद शुभम। शुभम, न्याय के कंटेक्स्ट में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में क्या अंतर होता है? सर आर्बिट्रेशन जो है वो एक आर्बिट्रेटर के माध्यम से किया जाता है, और मीडिएशन एक मीडिएटर के माध्यम से किया जाता है। सर आर्बिट्रेशन के जो जजमेंट होता मतलब जो निर्णय आता है आर्बिट्रेशन में, जो आर्बिट्रेटर अवार्ड होता है वो बाध्यकारी होता है, जबकि मीडिएशन में दोनों पक्षों की जो सहमति है उसके माध्यम से सर सुलह की ओर जाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोर्ट है पीसीए नीदरलैंड्स में, नाम सुना आपने? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए। ये सर नाम। उसकी मेन कार्य क्या है? सर मैं टू द पॉइंट कार्यों से अवगत नहीं हूँ, पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लगाइए। सर इसमें मेन जो इशू है वो वर्ल्ड लेवल पर जो कंपनीज है उनके बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है, एक कंपनी और किसी एक कंट्री के बीच में, उस तरह के डिस्प्यूट को सर ये सॉल्व करता है। दूसरा सर कंपनी के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उनके मामलों को सर आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व करना। ठीक है, एक कोर्ट है आईसीजे और एक है आईसीसी। जी सर। इन दोनों की भूमिकाओं या कार्यों में क्या मेन अंतर है? सर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये सर यूएन का एक अंग है, और इसके माध्यम से जो कंट्रीज़ है, दो कंट्री के बीच में जो विवाद होते हैं, जैसे अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ एक जो केस दायर किया है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया है। और दूसरा सर इंटरनेशनल। इस केस में मैं आपको रोकूंगा, मान लीजिए आईसीजे ने पनिश किया इजराइल को, तो क्या दंड दिया जा सकता है इजराइल को? सर इसमें सर जो एक मॉनेटरी मतलब एक तो सर ये है कि अगर इजराइल पर ये कहा जा सकता है कि युद्ध को त्वरित रूप से विराम किया जाए। दूसरा सर ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों पर उत्पीड़न हुआ है उनको कुछ मॉनेटरी रिलीफ दिया जाए। तो ये कुछ। क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को दंडित कर सकती है आईसीजे? इस विषय में मैं अवगत नहीं हूँ। किसी व्यक्ति को दंडित करने की दिशा में कौन सा कोर्ट काम करता है, आईसीजे या आईसीसी? सर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो क्या उसके लिए उसका मेंबर होना आवश्यक है? यस सर, उसकी जो संधि है उसमें अगर हस्ताक्षर दे थे तो ही आप उसमें जा। मान लीजिए फिलिस्तीन यूएन का मेंबर बन जाता है, तो फिलिस्तीन इनमें से किन न्यायालयों में जाकर इजराइल के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है? सर यदि फिलिस्तीन मेंबर बन जाए तो सर एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें जा सकता है, और यदि इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है और साथ में फिलिस्तीन भी उसका मेंबर है तो उसमें फिलिस्तीन भी जा सकता है, दोनों। ठीक है। कुछ साल पहले की बात है, मालदीव में हमने कुछ निवेश किया था, और मालदीव की नई सरकार ने, उस सरकार के आने के बाद हमारे निवेश को रद्द कर दिया गया, जिससे हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो भारत पहुंचा पीसी में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। मान लीजिए मालदीव उस कोर्ट के निर्णय को नहीं मानता, तो हमारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं? सर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बने हैं सर, उनका जो अधिकार है वो सलाहकारी के रूप में होता है। अगर कोई संप्रभु देश उसे ना मानना चाहे तो ऐसी कोई बाध्यकारी शक्ति किसी देश पर नहीं कर सकते। तो इसमें भारत के पास तो डिप्लोमेटिक एक विकल्प बचता है
कि भारत वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे डिप्लोमेसी के लेवल पर चर्चा करे और उन्हें बताए कि भारत का ये इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से उनके देश के लिए और उस देश के नागरिकों के लिए लाभकारी है। अगर ये बाध्यकारी नहीं होते हैं इसका मतलब फिर तो सभी देश मनमानी करेंगे। सर इसमें एक यही विषय है कि चूंकि बाध्यकारी तो नहीं है ये, परंतु इसका एक बहुत मोरल इफेक्ट होता है। वर्ल्ड लेवल पर इसकी ये बात सुनी जाती है, तो यदि कोई देश इसे नहीं मानता है तो उसे फिर एक आर्बिट्रर कंट्री के रूप में माना जाएगा और उसकी जो ग्लोबल छवि है वो खराब होगी। तब तो इस कंटेक्स्ट में जो साउथ चाइना सी है उसमें फिलीपींस चीन का विवाद है और उस कंटेक्स्ट में जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला आया है उसको चीन मानने से मना करता है। तो चीन एक यूएन का मेंबर भी है, परमानेंट मेंबर भी है। तो चीन, क्या आपको नहीं लगता कि चीन ने जो किया है उसको देखते हुए यूएन की प्रभावशीलता घटी है? सर निश्चित रूप से यदि इस प्रकार का कोई परमानेंट जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का वो यूएन की ही एक संस्था के निर्णय को नहीं मान रहा है, तो इससे यूएन की जो प्रभावशीलता है उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगेंगे। इसलिए सर मुझे लगता है कि चीन को इस विषय पर पुनः विचार करना चाहिए। और चीन नहीं करे तो क्या सोल्यूशन है? सर चूँकि ये जो निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं तो ये मतलब इस प्रकार से तो लागू नहीं किया जा सकता, परंतु इसमें यूएन जो जनरल असेंबली है इसमें इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो क्या ये मान ले कि यूएन प्रभावशाली नहीं रहा है? सर चूँकि यूएन 1945 में गठित हुआ था और 21वीं सदी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भारत सरकार ने भी रखी है समय समय पर, कि यूएन उन समस्याओं के लिए अभी उतना प्रभावशाली नहीं है, इसलिए इसमें सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसमें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके पुनर्गठन आवश्यक है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, जो जीडीपी के हिसाब से अब कंट्रीज़ आगे आ गई है, तो उनको इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, विशेषकर ग्लोबल साउथ को इसमें। ठीक, थैंक यू। शुभम, ये बताइए, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना, इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं और इसकी क्या क्या संभावनाएं आप देख पाते हैं आगे? मैं यदि चुनौतियों की बात करूं तो इसकी चुनौतियों में जिस प्रकार से 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो सरपंच पति का एक कॉन्सेप्ट आया था, तो ऐसा कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। दूसरा मैम, इसमें एक जो महिला अधिकार का एक वर्ग है वो कह रहा है कि महिलाओं को अगर आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे जो समानता की बात है वो नहीं हो पाएगी और महिलाओं को एक प्रकार से आप सरकार की ओर से एक सुविधा दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और यदि संभावना की बात की जाए मैम, तो अभी वर्तमान में भारत की जो संसद है उसमें केवल 14% महिलाएं हैं, तो ये चूँकि 33% का प्रावधान करता है, तो भविष्य में ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। दूसरा मैम, इसमें संसद में जो महिलाओं की आवाज़ है वो और अधिक मात्रा में आएगी मैम, ये मुझे। तो समानता की आप बात कर रहे हैं, तो समानता तो लाना बहुत ही मुश्किल है समाज में और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, तो फिर ये अपने में कैसे, मतलब आप ये समझा नहीं पाए इस चीज़ को? मैम, ये एक वर्ग है केवल जो महिला अधिकार करता होगा, परंतु जो बड़ा वर्ग है वो मानता है कि चूंकि महिलाओं का पिछले 5000 साल के इतिहास में पितृसत्तात्मक जो समाज रही है भारत की, उसमें उतना प्रतिनिधित्व, उतना अवसर महिलाओं को नहीं मिल पाया है समानता के स्तर पर। इसलिए यहाँ आवश्यक है कि महिलाओं को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, परंतु इसका कुछ लोगों ने, कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने कुछ मतलब छोटा विरोध किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और फैमिली और हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री ने स्कूली शिक्षा में उन्होंने बात की है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम लाने की, है ना। तो अगर मैं सीधे सीधे तौर पे ये कहूँ कि जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वायलेंस नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा प्रणाली में कुछ कमी है ना, और ये जो चेंज आ रहा है ये इसमें सेक्स एजुकेशन भी रहेगा, हेल्थ एंड वेलनेस भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन को अपफ्रंट पे बात करने से लोग मुकर रहे हैं या हमारी नीतियों में भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम हटते हैं पीछे सेक्स एजुकेशन की बात पर? मैम, इसके पीछे जो मैं कारण सोच पा रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा कारण तो एक सामाजिक स्वीकार्यता का है, क्योंकि अभी भी भारतीय समाज बहुत ही क्लोज सोसाइटी है। इसमें सेक्स एजुकेशन को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो स्वीकार्यता अभी उतनी नहीं है। तो मैम, एक सबसे प्रमुख कारण तो मैं यही इसमें देख पा रहा हूँ अभी। तो सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं है? मैम, यस मैम, सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई है जिसमें ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो गलत मतलब संगत में पढ़कर और जो इसका अनुचित उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, हमारी अगर मैं शिक्षा प्रणाली की बात करूं, है ना, तो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट तो राइज हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई कोरिलेशन नहीं है चाइल्ड मैरिजेस के रेट में कम होने का। मतलब जिस शिक्षा बढ़ रही है लेकिन चाइल्ड मैरिजेस का जो परसेंटेज है वो कम होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो ये कहाँ गैप आपको नज़र आ रहा है? मैम, मैं NFHS का इसमें डेटा मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु NFHS 5 में जो है वो 4 की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में ये डेटा मुझे याद है। मध्य प्रदेश में ये 30% से ऊपर था जो चाइल्ड मैरिज का रेशो है, वो अभी घटकर 23% हो गया है।
और भारत में भी ये डेटा कम हुआ है। तो मैम एजुकेशन के साथ साथ धीरे धीरे जागरूकता समाज में बढ़ रही है, और जो चाइल्ड मैरिज है वो अब बहुत ही मतलब छोटे पोर्शन में रह गया है जहाँ पर जागरूकता और साक्षरता का दर कम है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी और शिक्षा बढ़ेगी ये कम होते जाएगा। कौन से 3 लीगल प्रोविजंस हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि एक आम नागरिक को जानना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों? एक तो मैम मैं फंडामेंटल राइट्स के विषय में सभी नागरिकों को जागरूक करना चाहूँगा। दूसरा मैम मैं जो नए मैं अपराधी लीगल प्रोविजंस की बात कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। मैम लीगल प्रोविजन में मैं जो देश के क्रिमिनल लॉज है जो अभी नए आए हैं इसी से मैं थोड़ी जागरूकता मतलब लाना चाहूँगा कि आपको जो नए कानून में परिवर्तन हुआ है वो आपको पता हो। दूसरा मैम जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए जो कानून आए हैं उसके विषय में जागरूकता। आप स्पेसिफिक नहीं हो पा रहे हैं। यस मैम, मैं स्पेसिफिक ऐसे कोई बात नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत क्या ट्रांसजेंडर वुमेन कवर होती हैं? मैम मैं इस विषय में अभी अवगत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। शुभम, आपने कानून की पढ़ाई की है। Yes. तो अभी जो 3 कानूनों को बदला गया है तो उनके नए नाम बताइए मुझे। सर पहला है भारतीय, पहले ये भी बताइए कि आईपीसी को बदला गया 1860 का। सर जो इंडियन पिनल कोड था उसका नामकरण अब भारतीय न्याय संहिता किया गया है। दूसरा सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसका नाम सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है। और तीसरा सर इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका नाम सर भारतीय साक्ष्य संहिता किया गया है। अच्छा, सेडिशन को लेकर क्या किया गया इसमें बदलाव? क्या अब नए कानून में सेडिशन है या नहीं है? सर इसमें सर परिवर्तित रूप में इसको रखा गया है, इसे राजद्रोह से परिवर्तित कर देशद्रोह कर दिया गया है। कौन सा सेक्शन था ये आईपीसी में? सर आईपीसी में सर 124A। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सेक्शन 420 आईपीसी का क्या है? बहुत कॉमन हम लोग सुनते हैं कि भाई ये 420 है, तो सेक्शन 420 क्या है आईपीसी? सर ये छल से संबंधित एक कानून है जिसमें यदि कोई व्यक्ति छल पूर्वक किसी के साथ कोई धोखा करता है, बेईमानी करता है, तो उसके लिए सर इसमें प्रावधान किया। ठीक बात है। अभी ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक हुई और उसमें कौन सा जो नए कानून में ऐसा क्या परिवर्तन किया गया है कि ट्रकर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है? सर इसमें जो नया भारतीय न्याय संहिता आई है इसमें सर जो पुराना इंडियन पेनल मतलब अभी भी लागू है इंडियन पेनल कोड जो है इसमें सर 304A में जो नेग्लिजेंस से अगर डेथ कॉज होती है तो उसके लिए केवल 2 साल की सजा थी। परंतु जो नया कानून आया है इसमें धारा 106 में इसमें सर प्रावधानों को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसमें सर यदि कोई ट्रक ड्राइवर मतलब अगर डेथ करता है तो वो उसकी पेनल्टी 5 ईयर है, और रैश ड्राइविंग के बाद अगर वो भाग जाता है तो वो फिर 10 साल तक की सजा है। आप इसमें ये बताइए, आप कानून के स्टूडेंट भी हैं, आपने BLLB किया हुआ है, कि ये तो कानून सही लग रहा है देखने से कि भाई अगर कोई हिट एंड रन का केस होता है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर क्या वजह है कि ट्रक ड्राइवर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या उनकी प्रोटेस्ट जायज़ है? सर इसकी ट्रक ड्राइवर्स की ओर से जो मांग रखी जा रही है उसमें ये मांग है मुख्य रूप से कि चूँकि ट्रक ड्राइवर्स जो है उनकी गलतियाँ कम होती है, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी होती है और स्पीड उनकी स्लो होती है। नॉर्मली गलतियाँ छोटी गाड़ियों की होती है, परंतु बड़ी गाड़ी के कारण पूरा आरोप ट्रक ड्राइवर्स पे आ जाता है। दूसरा सर इसमें यह है कि इसमें फ़ाइन का बहुत अधिक प्रावधान है, 10 लाख रुपए तक का। तो इसमें सर ट्रक ड्राइवर्स की चिंता है कि चूँकि उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है पहले से ही कमज़ोर है तो वो इतना फ़ाइन नहीं दे पाएंगे। क्या इसमें एक भीड़ का भी रोल है? यस सर। तीसरा यही सर इसमें मेन कारण है कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं ट्रक ड्राइवर्स की हो जाती है कई बार, तो ये उनका एक कंसर्न है, यदि वो वहाँ पर रुकते हैं तो फिर उनके साथ भी ये मॉब लिंचिंग हो सकती है। तो ये 3 सर इनका प्रमुख कारण थे। अच्छा, ये बताइए कि कानून के हिसाब से अपराध में अगर इंटेंशन ना हो तो भी क्या वो अपराध है? सर चूँकि जो क्राइम है उसके 4 मेन इसेंशियल एलिमेंट है, इसमें जो मतलब इंटेंशन है उसको सबसे प्रमुख वैध क्या बोलते हैं कानूनी भाषा में उसे? सर मेंस रिया कहते हैं। तो सर कुछ कानून जैसे नेग्लिजेंस जो है, चूँकि इसमें इंटेंशन नहीं होता है, परंतु ये जो 106 है सेक्शन, ये उसी के तहत लाया गया है कि इसमें नेग्लिजेंस है, इंटेंशन नहीं है, परंतु इस तरह के मामलों में सर इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। ये बताइए, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, तो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुए हैं 2023 में, तो कौन सा शहर है जो नंबर 1 पे है? सर इंदौर है। तो इंदौर लगातार 7वीं बार पहले नंबर पे है। 7 में कौन सा शहर है इस बार? सूरत है। तो ये इंदौर की सफलता है या बाकी शहरों की विफलता है? सर चूँकि एक रैंकिंग है और इसमें हर जो शहर है वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, जो भी उसके फाइनेंशियल साधन है उसके माध्यम से। पर सर फिर भी मुझे लगता है कि इंदौर ने जो फाइनेंशियल अपने साधन है उनका बहुत ही समुचित प्रयोग किया है और इसी कारण वो लगातार 7वीं बार प्रथम आया है। तो सर ये इंदौर की सफलता भी है और ये दूसरे जो शहर है उनके लिए एक प्रेरणा है कि वो भारतीय। शुभम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि चीता रीइंट्रोडक्शन हुआ है
कौन से नेशनल पार्क में हुआ है? सर ये कूनो नेशनल पार्क में हुआ कितने चीता लाए गए थे और कहाँ से? है सर। 8 चीता नामीबिया से लाए गए थे और बाद में 12 चीता दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। उनमें से 10 की मौत हो गई है। यस तो हम क्या माने कि ये प्रोजेक्ट चीता सफल है या असफल है? सर, इसमें हमें पहली चीज़ ये देखनी होगी कि जब ये प्रोजेक्ट चीता अनाउंस किया गया था तभी इस बात की संदेशा था कि जो एक साल में 50% डेथ हो सकती है। तो लगभग अभी तो एक एकदम 50% पे हैं हम। यस सर। तो क्या माने, सफल विफल? सर मुझे लगता है कि अभी बहुत कम समय हुआ है इसका मूल्यांकन करने के लिए। यदि हम 1-2 साल और वेट करें तब मुझे लगता है कि धन्यवाद शुभम। थैंक यू। शुभम, ये बताएं कि आप वकील भी हैं, अब वकील हैं या सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हैं? सर मैं लॉ ग्रेजुएट। अभी वकील नहीं है, क्या अंतर दोनों में? सर जो लॉ ग्रेजुएट है उसे मतलब एज अ लॉयर कहा जा सकता है, परंतु वकील तभी हो गए जब एडवोकेट एक्ट 1961 में आप उस जो बार काउंसिल है उसमें इनरोल हो गए। अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? नो। तो ये बताएं कि एक विचार चलता है देश में कि हमें जुडिशरी के लिए भी एक ऑल इंडिया सर्विस बनानी चाहिए, IJS नाम से, या सेंट्रल सर्विस या ऑल इंडिया सर्विस, जो भी बनाएंगे, ऑल इंडिया की बात चल रही है। अभी जो सिस्टम है जजेस की अपॉइंटमेंट का लोअर लेवल पर, वो क्या है? IJS के पक्ष विपक्ष पे क्या आर्गूमेंट्स हैं, और अगर IJS को लाना हो तो क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे ला सकते हैं? सर यदि वर्तमान में मैं बात करूं जो लोअर जुडिशरी है उसमें अपॉइंटमेंट की, तो सर इसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया चलती है। जैसे मध्य प्रदेश में सर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को सुपरविजन करता है, एग्ज़ाम कंडक्ट से लेके और वहाँ मतलब जो इंटरव्यू है। जबकि कुछ राज्यों में सर इसमें जो स्टेट की PCS है वो इसको कंडक्ट कराती है। और सर ये लोअर लेवल पर सिविल जज क्लास 2 या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के स्तर पर प्रक्रिया होती है। और यदि सर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात की जाए तो सर ये भारतीय संविधान में इसे शामिल भी कर लिया गया था 42 अमेंडमेंट से। और मुझे लगता है सर जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो मत है, इसके आधार पर इसे लाया जाना चाहिए। क्योंकि एक तो सर इससे जो क्रीम है लीगल फील्ड के, वो सर इसमें बच्चे आ पाएंगे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। दूसरा सर जो ऑल इंडिया लेवल पर जजेस की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तीसरा सर जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिसिंग में एक सिंक्रोनाइजेशन हुआ है पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन का, वैसे सर जुडिशरी में भी किया जा सकता है। इसकी सर अगर कुछ चुनौतियां या कमियां देखी जाए तो इसमें सर मेन कंसर्न सर जो राज्य सरकार है उनको है कि उनकी शक्तियाँ इसमें कम हो जाएगी। हाईकोर्ट्स को भी कुछ इसमें चिंताएँ है कि उनका जो लोअर जुडिशरी पर कंट्रोल है वो उनके हाथ से निकलकर और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इससे तो जुडिशरी की पारदर्शिता और निष्पक्षता है उसमें भी कमी आ सकती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हर ज़िले में हम देखते हैं कि होता है। 2 शब्द क्यों हैं? केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या केवल सेशन कोर्ट से क्यों नहीं काम चलता हमारा? सर इसमें जो सेशन कोर्ट है वो सर क्रिमिनल मामलों को देखती है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है जिसे, वो सिविल मामलों का हेड होता है। क्या कुछ ऐसे मामले हैं जो सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों होते हैं? सर जैसे संपत्ति विवाद यदि है, मतलब मैं उदाहरण से इसमें रखूँगा कि संपत्ति विवाद यदि किसी 2 पक्षों के बीच में है और उसी दौरान यदि झगड़ा हो जाता है तो सर उसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों एक साथ मैटर अराइज हो जाएंगे। पर क्रिमिनल की जो प्रोसेस है वो सेशन कोर्ट में होगी और सिविल की जो है वो सिविल कोर्ट में होगी। एक ही मामला 2 कोर्ट में चलेगा उस सिचुएशन में। बहुत अच्छा। बहुत दिनों से विचार चल रहा है कि अगर हम अपने एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चेंज कर दें, तो कन्विक्शन रेट क्रिमिनल मामलों में ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मसलन अगर हम पॉलीग्राफी को या लाई डिटेक्शन टेस्ट को या ब्रेन मैपिंग को अगर हम लीगलाइज कर दें, कम से कम हीनस क्राइम्स में कर दें, तो बहुत आसानी से हम पकड़ सकते हैं कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। ऐसा कह रहे थे कि जब संशोधन होगा तो उसमें लेके आएंगे, लेकिन इस बार भी लाए नहीं है। आपकी राय में क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर जो ब्रेन मैपिंग या जो नार्को टेस्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की राय है कि ये चूँकि जो भी निजता का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट कर दिया गया है, तो इसलिए भी ये चुनौती होगी अगर इसको लाया जाता है तो। दूसरा सर इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नार्को टेस्ट को और ब्रेन मैपिंग को एज अ एविडेंस अलाउ नहीं किया है। तो सर ये एक अगर इसे ला भी दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कितना कन्विंस हो पाता है, ये एक दूसरा विषय रहेगा। उनको छोड़िए, अपना बताइए आपकी राय में क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है वर्तमान में जो ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के जो एनालिसिस आते हैं उन पर मतलब उनकी जो टेक्निकल की है मैं उससे अवगत तो नहीं हूँ, परंतु फिर भी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं स्वीकार किया है तो अभी इनकी एविडेंशियल वैल्यू इतनी अधिक नहीं है। तो अभी इन्हें मतलब संहिता में लाना अभी मुझे लगता है जल्दबाजी में लिया गया कदम होगा। इस पर और एनालिसिस हो, थोड़ी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, तब इसे अगर लाया जाए तो ये ज़्यादा उचित हो। ठीक है शुभम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।
कैसा अनुभव रहा आपका? थोड़ा मिक्स ही था, मतलब जूरिस्प्रूडेंस की तैयारी मेरी बिल्कुल नहीं थी और वहीं से शुरू हो गया तो थोड़ा सा लॉस हो गया था मैं। कई मॉक दे चुके हो? यस क्या फीडबैक है सब जगह से? सर, एक तो फीडबैक है कि मैं पॉज थोड़ा कम लेता हूँ हम्म और कहीं कहीं थोड़ी स्पीड मेरी तेज हो जाती है हम्म और कुछ क्वेश्चन थोड़े आंसर लंबे हो जाते हैं। 3 मेन फीडबैक। इन तीनों मुद्दों पर चिंता की बात नहीं है एकदम। यस पर आज की परफॉर्मेंस में इनमें से कोई भी समस्या नज़र नहीं आई हमें, ठीक है। मुझे मेरी टीम ने बताया कि पिछले मॉक में थोड़े से आप अक्खड़ या एग्रेसिव दिख रहे थे, आज वैसा भी नहीं दिखा। तो आज की आपकी परफॉर्मेंस लगभग जिसको बोलेंगे फ्लॉलेस परफॉर्मेंस होती है ना, कि कोई छिद्र है नहीं जिसकी तरफ हम संकेत कर सकें। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आपका। लेवल 200 के आसपास का है आज की परफॉर्मेंस में। अगर आप थोड़ा और बेहतर कर लेंगे तो 200 क्रॉस कर लेंगे। एंट्री आपकी अच्छी है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, बैठने का स्टाइल बहुत अच्छा है, कहीं उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रो भी आपने बड़ा अच्छा दिया अपना। BA LLB आते ही LLB में थोड़ा सा, हालांकि आपकी लॉ पे अच्छी पकड़ है, पर कॉमन लॉ आपको नहीं पता, ये थोड़ा सरप्राइजिंग मुझे लगा। सर, वो मैंने जूरिस्प्रूडेंस बहुत दिनों से पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, हल्का सा देख लीजिए। पॉजिटिव लॉ, फिर नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स, नेचुरल जस्टिस, थोड़ा सा इनका अंतर पता होना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, पूछ सकते हैं। फिर आजकल हर चीज़ में ना भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखने का एक नया रुझान है। तो मनुस्मृति, कौटिल्य या और भी जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के सोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आप बात कर सकें उनके बारे में। शुभ वाला ठीक था, थोड़ा और बेहतर तैयार कर लीजिए कि शुभ का मतलब क्या है, शुभम का। बाकी शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि वो आपने काफ़ी दूर तक बताया। तो रिद्धि, अभी सर ने हमें बताया कि रिद्धि जो हैं उनके पुत्र हैं लाभ। हाँ, रिद्धि मतलब पैसे रिद्धि के। मतलब प्रॉस्पेरिटी, हाँ, तो उनके पुत्र हैं लाभ। और सिद्धि मतलब स्पिरिचुअल सिद्धि, तो उनके पुत्र हैं शुभ। इसके बाद आप IPS बनेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे सिचुएशन को, तो वो आपने ठीक संभाल लिया। और रघुकुल पे आपने ठीक से तैयारी की हुई थी, एकदम सारी जनरेशन से याद करके गए थे। ययाति बहुत प्रसिद्ध कैरेक्टर हैं। ययाति इसलिए प्रसिद्ध हैं कि उनको शौक था कि मैं हमेशा युवा रहूं, यस सर। बूढ़ा ना हूं। तो अपने बेटे से उसका यौवन ले लिया था उन्होंने, बेटे ने उनसे उनका बुढ़ापा ले लिया था। मिथक है, एक कहानी है प्रसिद्ध। तो क्योंकि बहुत प्रसिद्ध कहानी है तो पता रहेगी तो अच्छा, क्योंकि आपने नाम भी लिया बीच में परंपरा में, इसलिए देख लीजिए। बाकी इंडियन जुडिशियल सर्विस पे आपका ठीक था स्टैंड, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाला भी ठीक स्टैंड था क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में है नहीं। हालांकि आप कह सकते हैं कि जो कि आपने कहा भी कि जब साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और बढ़ेंगे तो उसके बारे में सोच सकते हैं, वो ठीक था स्टैंड। दरअसल कुछ ऐसा मामला है नहीं। कुछ कानूनों पर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस पे बात हुई, एक आध जगह लगा कि थोड़े तथ्य कम हैं। यस तो जो महत्वपूर्ण 15-20 कानून है देश में ना, उनके प्रोविजंस एक बार जल्दी से देख लीजिए। कब है आपका इंटरव्यू UPSC में? 31 जनवरी। हाँ, तो आज 21 तारीख है, कल 22 जनवरी को आपके रघुवंश के भगवान राम का क्या है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। तो हो सकता है सवाल इस पर भी आए आपसे, यस तो क्योंकि आपके नाम में वो लिखा हुआ है, उस पर भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी हमें लग रहा है कोई वजह नहीं है कि आप प्रॉपर IAS, अच्छा आपको IPS बनना है। IPS बनना तो बहुत ही आसान है आपके लिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मेंस ठीक भी हुआ है तो आपका इंटरव्यू इतना अच्छा है कि आप IPS बन ही जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अग्रिम बधाई, शुभस्य शीघ्रम, और जल्दी से IPS बनिए। सर, एक क्वेश्चन था मेरे पूछिए। तरफ से। सर, मैं मतलब मुझे ये भी एक फीडबैक था कि मैं एक व्यक्ति से अगर बात कर रहा हूँ बोर्ड मेंबर से, तो उन्हीं को लगातार देख रहा जिससे बात कर रहे हैं उसको ही देखना है। हूँ। आज मैंने सर थोड़ा मतलब कोशिश की कि मैं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन ज़रूरत है नहीं। यस आप जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ उससे बात कीजिए, और असहज अप्राकृतिक होना ही नहीं है। यस आप कहीं भी जाते हैं जिससे बात करते हैं उसी को देखते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ भी वही करना है, अलग से क्यों कुछ करेंगे उसमें, ठीक है। Yes. और तो कोई दुविधा नहीं है। नो सर। शुभकामनाएं। थैंक यू।